अश्विनी भिड़े जी की राग रचनांजलि को कह लीजिए, चाहे वो मेरी अपनी पुस्तक स्वतः स्फूर्त रचित को कह लीजिए, हमने अपनी रचनाओं के साथ उसकी एक सीडी भी साथ में दी और उसको ये बताने का प्रयास किया कि देखो ये दिखने में देखने में ऐसी लग रही है, इसके शब्द ऐसे हैं, तो ये सुनने में ऐसी लगेगी। तो सुनने में केवल कैसी लगेगी, उसके साथ उसका शब्द और राग का स्वरूप सबका साथ मिला हुआ जो ये जो कंबाइंड है, ये हमारी परंपरागत बंदिशों को संग्रहित करने के लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है कि परंपरागत बंदिशों को हम किस प्रकार से और आगे परंपरा के रूप में स्थापित कर सके। इसके लिए ये इस तरह का संग्रह जो पुरानी बंदिशें हैं उनका भी किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है। ITC SRA में, संगीत रिसर्च अकेडमी वगैरह में गिंडे साहब से बुला करके उन्होंने उन सारी बंदिशों को उन लोगों ने रिकॉर्ड की और जो मेरे दादा गुरुजी रातन जनकर जी के शिष्य गिंडे जी, उनको बुला करके भातखंडे जी की जो बंदिशें थी, चूँकि मेरी परंपरा रातन जनकर जी के गुरु जी भातखंडे जी ने उनको संग्रहित की तो रातन जनकर जी को सिखाई भी। तो उन सब बंदिशों को गुरुमुख से किस प्रकार सुनने को मिल रही है और पुस्तक में किस प्रकार है, इन चीज़ों को कंबाइन किया जा रहा है जो आजकल, ये काफ़ी अच्छा है। इससे परंपरागत बंदिशों का महत्व ही बना रहेगा और साथ में वो परंपरा को कायम रखने में बड़ी मदद मिलेगी। नहीं तो कभी कभी इधर का उधर तो हो ही जाता है। कभी कभी लोग जो है एक दूसरे की बंदिश सुन करके ले लेते हैं और उसके बाद कभी कभी इसका अंतरा उधर चला गया, इसका स्थायी उधर चला गया, ये तो होता रहता है। विशेष रूप से बनारस के ठुमरी दादरा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हमारे एक विदेशी शिष्य आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ हम देखते रहते हैं कि एक आध में सरकारी अंतरा होता है, उसका लैंग्वेज था, वो हिंदी बहुत अच्छी बोलता था, कहता था सरकारी अंतरा होता है, कोई भी ठुमरी होती तो उसमें वो गोकुल ढूंढू जरूर डाल देते लोग, गोकुल ढूंढू वृंदावन ढूंढू। अब पता नहीं उसका स्थायी क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं, अंतरा कुछ और डाल देते थे। तो इस प्रकार की जो घालमेल होता है वो अब होना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और परंपरागत रूप से ये कायम रहेगी। परंपरागत शास्त्रीय संगीत की बंदिशों का महत्व जो है वो अनस्वीकार्य है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन केवल परंपरा को एक आचरण में लाना ये औपचारिकता हो जाती है। इसमें नवनिर्माण, नवाचार और नवसृजन की परंपरा भी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। एक और जिसमें संचित होगा तो दूसरी ओर नूतन भी उसके साथ होता रहेगा। अभी क्या प्रॉब्लम क्या आती है, जो पुरानी परंपरागत बंदिशों को अगर हम केवल गाते रहते हैं तो उसमें एक तो पहला प्रॉब्लम आती है कथ्य का, क्योंकि उस समय जो कथ्य साहित्य होता है वो उस समय के युगानुरूप होता है, लेकिन आज हमारे युग की आवश्यकताएं बदल चुकी होती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है भाषा को लेकर के, जो उस समय की सबसे सरल और सहज भाषा थी वो आज जो है हमारे लिए जटिल और दुरूह हो जाती है, और जो आज हमको बातें समझ में आती है वो उस समय नहीं थी। कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन होता है मात्र अरगजा, अब मालूम चला अभी आज के विद्यार्थियों को किसी को ना पता है अगर क्या है अरगजा क्या है, तो उससे नहीं काम चलता है। तो ऐसे साहित्य को आजकल जो नवनिर्माण कर रहे हैं, नवसृजन कर रहे हैं, वो बचा करके उसके कथ्य को दूसरे ढंग से कहने का कोशिश कर रहा है। ये हमारी परंपरा को बचाने के लिए ही है और नवनिर्माण के लिए ही है। तो अब ये जो मैं मिलिंद मानसी जी को फिर से उद्धृत कर रहा हूँ कि मानव संप्रेषण में पुराने संचित और नए नूतन पहलुओं का सुसंगत मिश्रण होता है। यदि संचित नहीं होगा तो नूतन दुर्बोध हो जाएगा। उसी प्रकार यदि केवल संचित ही होगा तो संपूर्ण गतिविधि यांत्रिक और औपचारिक होगी। इसी नए पुराने का आदान प्रदानात्मक क्रिया बंदिश पूर्णता के साथ संपन्न करती है, क्योंकि यह उस संचित को प्रस्तुत करती है जिसमें नए को संप्रेषित करने की क्षमता और संभावना होती है, और संचित और नूतन के इस परस्पर आदान प्रदान की अंतर क्रिया ये बंदिश से प्राप्त होती है। यही पर परंपरागत बंदिशों की सार्थकता है, आवश्यकता है, उपादेयता है, उपयोगिता है और साथ में महत्व भी है। नमस्कार।